कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं HPPSC का पेपर जो कल 27 नवंबर को हुआ है। कल बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया शाम को ही, और इसके बाद आज लोगों ने पेपर भी भेज दिया और कहा सर इसे हल करवा दीजिए। HPPSC जो 27 नवंबर को हुआ है, कल हुआ है। तो यदि आपने पेपर दिया है तो कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि आपका सीरीज क्या था ये तो मुझे नहीं पता। मेरे पास जिस सीरीज़ का पेपर आया है, क्योंकि हर सीरीज में आप देखेंगे कि जो प्रश्न होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। प्रश्नों की संख्या जो होती है वो तो समान होती है, लेकिन उनका जो क्रम होता है वो क्रम समान नहीं होता है। तो इसलिए आप विकल्प जो यहाँ पर उत्तर बताया जाए उसे आप ज़रूर लिखते चलें, और यदि आपने नहीं दिया है तो भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। कहाँ से HPPSC में पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे सोर्स आपको हम बताते चलेंगे। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से आर्य भाषाओं में शामिल कौन नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, अरबी शामिल नहीं है। अरबी शामी भाषा का शब्द है। कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन निम्नलिखित में से किस रचना में किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इंद्रावती। नूर मोहम्मद की रचना जो इंद्रावती है, आगमपुर की जो राजकुमारी हैं इंद्रावती, उन्हीं के नाम के शीर्षक से ये रचना है इंद्रावती। तो 2 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, इंद्रावती। अगला प्रश्न देखें। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वह अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। ये किस आलोचक का कथन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उत्तर हो जाएगा आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पेपर में कुछ प्रश्न गलत भी हैं। कौन कौन से गलत हैं वो अभी आपको हम आगे बता रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्र ने कितने प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है? उत्तर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है। निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? UGC नेट की परीक्षा जिन लोगों ने दिया होगा या जिन लोगों ने विगत वर्ष के पेपर को हल किया होगा, 2013 का पेपर देख लें UGC नेट का, यह प्रश्न पूछा गया है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, काव्यादर्श, जो कि 7वीं शताब्दी का दंडी की रचना है। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी की रचना आनंदवर्धन की है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना जो कि 11वीं शताब्दी का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है जो कि 14वीं शताब्दी का है। अगला प्रश्न देखें। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ए, सबसे पहले होंगे वामन 8वीं शताब्दी, जो भोजराज होंगे 11वीं शताब्दी, रुय्यक होंगे 12वीं शताब्दी और विश्वनाथ होंगे 14वीं शताब्दी। कॉपी पेन अगर आप लोगों के पास है तो ज़रूर लिख लिया करिए, क्योंकि ये क्रम से हमेशा परीक्षा में आते हैं और पूछे जाते हैं। सूर समाना चंद में दोहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछ पुरविला लेख। ये दोहा किसका है? UGC नेट की परीक्षा में 2015 जून 2015 का पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कबीरदास का। ज़्यादातर इसी पेपर में HPSC में जो प्रश्न आए हैं वो आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, उनकी किताब से पूछा गया है, और UGC नेट की परीक्षा में जो विगत वर्ष में प्रश्न आए हैं, अगर इन 2 चीज़ों पर जिन्होंने फोकस किया वो HPPSC के इस पेपर को बहुत इजी वे में हल कर सकते हैं। विद्यापति निम्नलिखित में से किस राजा के यहाँ विद्यमान थे? तो आप किसके राजाश्रित कवि थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा कीर्ति सिंह। बाकी लक्ष्मा देवी के कहने पर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, शिव सिंह के भी कहने पर इन्होंने रचनाएं की हैं, लेकिन
किसके यहाँ थे, यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा बी, कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी कहानी के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। ध्यान देना, कौन सी नहीं सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो उन्होंने छोटी कहानियाँ शीर्षक से जो लिखा है, छोटी कहानियों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, छोटी कहानियाँ, गद्य का जो विकास है, जहाँ पर छोटी कहानियाँ शीर्षक दिया है और वहीं पर उन्होंने लिखा है कि कहानी गीत की तरह तथा कहानी भी मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है। कहानी का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी पुराने हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, कौन सी बात सही नहीं है। तो डी उन्होंने नहीं कहा है, बाकी ए बी सी तीनों उन्होंने कहा है। मोरा जोबना नवेलरा भय गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा आगे न मोहे डस जस जाए। ये दोहा किस कवि का है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, अमीर खुसरो का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स की नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा द मैन एंड हिज वर्क। यह आई ए रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है। आई ए रिचर्ड्स की पुस्तक कौन सी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा सी। अब अगर आपको लिखना है कि किसकी है, या आप सोचे कि सर ये तो है लेकिन नहीं है, किस नहीं है तो किसकी है, ये भी जान लें। मेलविले लिख लें, मेलविले जे हर्स्कोविट्स लिख लीजिए, मेलविले जे हसार्कोविट्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद पृथ्वी राजरासों में प्रयुक्त नहीं है। उत्तर हो जाएगा सी, चौपाई प्रयुक्त नहीं है। देखिए इसके जो प्रमुख, वैसे तो लगभग बहुत सारे छंद इसमें मिलेंगे आपको, लेकिन जो प्रमुख हैं वो कवित्व छंद है जो छप्पे कहा जाता है, दोहा यानी जो दोहा कहा जाता है, उसके अलावा तोटक है, तोमर है, गाहा है, आर्या है, ये सब है। चौपाई नहीं है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में रहता है। इन तीनों के सामंजस्य धर्म अपनी पूर्ण सजीव दिशा में रहता है। ये उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें गुरु नानक के बारे में सही नहीं हैं, सही हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न गलत है। कौन सा सही है, यहाँ पर यह प्रश्न गलत है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 77 पर आप जाइए, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य उपासना के स्वरूप के प्रति उनके मन में स्वाभाविक आकर्षण था। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर के देशों का भ्रमण किया। तो ये तीन के तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो ऐसा कोई विकल्प इसमें नहीं दे रहा है, सिर्फ विकल्प 2 दे रहा है। अब आप जाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पेज नंबर 77 आप खुद पढ़ लीजिएगा, फिर आप प्रश्न संख्या 14 पर खुद विचार कीजिएगा। मैंने तो देखा, मैंने बता दिया आपको, पेज नंबर भी बता दिया है, जिससे आप अपनी संतुष्टि के लिए खुद जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कृष्ण भक्तिधारा के कवि कौन कौन से हैं। तो कृष्ण भक्तिधारा के कवि इसमें हो जाएंगे आपके हित हरिवंश भी हैं, ध्रुवदास भी है, परमानंद दास भी है। नाभा दास और हृदय दास नहीं है। उत्तर हो जाएगा डी। आपका उत्तर होगा डी, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं कौन सी हैं। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कवि प्रिया केशवदास की रचना है, रसिक प्रिया केशवदास की रचना है और वीर सिंह देव चरित केशवदास की रचना है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखें, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन, यह पंक्ति किसकी है। ये सूर सारावली में सूरदास ने लिखा है। सूर सारावली जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर
उन्होंने अपने जन्म के बारे में, ये अपने आयु के बारे में यहाँ पर बता दिया है। सूर सारावली में ध्यान देना, मैं आपको स्रोत भी बताते चल रहा हूँ कि किसी को अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1 और 2 सही है। इसमें श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को लेकर बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है, उसके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास में पेज नंबर 130 से 131, 130 के अंत में देखिए और 131 में देखिए, ये आपको मिल जाएगा। 1 और 2। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, चैतन्य महाप्रभु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है, क्या कहा है? यहाँ पर विकल्प आप देखें प्रश्न संख्या 20 में, तो यहाँ पर आपका उत्तर ए हो जाएगा, 1 और 2 होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्दत्तपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। तो 1 और 2 आपका सही है। प्रश्न संख्या 21 आपका गलत है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए, जबकि यहाँ पर होना चाहिए सही मिलान नहीं, गलत मिलान कौन सा है? क्योंकि माधवी आप देखेंगे सही मिलान है, वेशमसानी का नाटक है। मादा कैक्टस आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल का है। 1 दूनी 1 आप देखेंगे सुरेंद्र वर्मा का है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है? रक्त बीज मणि मधुकर का नहीं, शंकर शेष का है। तो सही मिलान का चयन कीजिए, ऐसा नहीं होगा असंगत मिलान का चयन कीजिए, या सही मिलान कौन सा नहीं है यह होना चाहिए। प्रश्न कहाँ पर गलत है वो सारी चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 में कई लोगों में, कई आलोचकों में, कई साहित्यकारों में मतभेद है, और मतभेद सूर और जायसी में पड़ जाता है। लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो आपका उत्तर बी होगा, कबीर, जायसी, सूरदास और मीराबाई। अगला प्रश्न, कही ईश्वरी फाग किसका उपन्यास है? तो मैत्रेयी पुष्पा का है। आपका 23 का उत्तर ए हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। प्राणिनी परिणय के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी है प्राणिनी परिणय के। निम्नलिखित में से नखशिख नाम से किस कवि ने नहीं लिखा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, चिंतामणि ने नहीं लिखा है, बलभद्र मिश्र ने लिखा है, सूरत मिश्र ने लिखा है, तोष निधि ने लिखा है। इन सभी लोगों ने नखशिख नाम से रचना की है, लेकिन चिंतामणि ने नहीं की है। यूजीसी नेट की परीक्षा में यह भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट। आपका उत्तर हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पहला हो जाएगा। इसको जरूर लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं कॉपी पेन अगर आपके पास है तो लिख लीजिए। यहाँ पर आप देखें जैसे इस प्रकार है, कासिम शाह, हंस जवाहिर, जायसी, अखरावट, नूर मोहम्मद, इंद्रावती, उस्मान, चित्रावली। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो पहला उत्तर हो जाएगा। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो रसविलास कविदेव की रचना है, मतीराम की नहीं है। बाकी रसराज है, ललित ललाम है, छंदसार है। वैसे मुख्य रूप से आप जहाँ भी पढ़ेंगे दो ही रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, रसराज और ललित ललाम।
लेकिन कई साहित्यकारों ने इस पर विचार किया, विमर्श किया, इनकी रचनाओं को खोजा, जिसमें छंदसार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी 8-9 रचनाएं आपको मतिराम की मिलेंगी, लेकिन रसविलास देव की रचना है। बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यह जो कथन कहा गया है यह आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण रचना के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के नाटकों के बारे में सही नहीं है? तो बी सही नहीं है, क्योंकि प्रहलाद चरित्र में 15 दृश्य नहीं बल्कि 11 दृश्य हैं। कॉपी पेन अगर है तो जरूर लिख लें, 11 दृश्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे, नाटक का विकास जहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये सारे कथन कहे हैं, सारा चीज़ बताया है उन्होंने। प्रहलाद चरित्र के भी बारे में बताया है कि इसमें 11 दृश्य हैं। अगला प्रश्न, सजन रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह साकेत की 9वें सर्ग की पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की। केवल उत्तर ही नहीं बताते आपको चल रहे हैं, यह भी आपको बताते चल रहे हैं कि कहाँ पर किसकी पंक्ति है, कहाँ से पूछा गया है। फिलहाल पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, अशोक वाजपेयी हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सी। इसलिए आपको विवरण बताते चल रहे हैं। कई लोग बीच में कहने लगते हैं सर इसका उत्तर ये नहीं, ये होना चाहिए। तो आपके कहने से पहले ही मैं आपको पूरा विवरण दे देता हूं, ताकि बाद में नहीं ये कमेंट करें कि नहीं सर इसके ये नहीं तो ये होगा। तो यहां पर सबसे पहले होंगे लाला श्रीनिवास दास, उसके बाद में होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर होंगे प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद होंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट 1884 में सबसे बाद में आएंगे। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? यहां पर भी हो जाएगा आपका सी, श्रीधर पाठक होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, मैथिली शरण गुप्त होंगे, रामनरेश त्रिपाठी होंगे। समयकाल तो आप लोगों को याद ही होगा ना, समयकाल तो आप लोगों को याद ही होगा। नहीं याद है तो ध्यान दीजिए, 1859 श्रीधर पाठक का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 है, मैथिली शरण गुप्त का 1886 है, रामनरेश त्रिपाठी का 1889 है। तो 1889, 1859, 64, 86, 89। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत 1990, महादेवी वर्मा 1907, सॉरी 1990 नहीं 1900, सुमित्रा नंदन पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907, अज्ञे 1911, मुक्तिबोध 1917, 1900, 1907, 1911, 1917। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचना नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी। सबसे पहले होगा राजश्री, फिर अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में मिला सकें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले झरना होगा 1918 में, फिर परिमल होगा 1921 में, गुंजन होगा 1932 में, कुछ लोग 33 भी मानते हैं, फिर सांध्य गीत होगा। तो इस तरीके से यह क्रम 40 का ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद में 5 प्रश्न स्थापना और तर्क के हैं। प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का कुछ अंश मिला रहता है, सही है। करुणा का विषय दूसरे का दुख नहीं है, गलत। आपका उत्तर हो जाएगा सी, ये सही है, आर गलत है। ये सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्ति विषय का ही हो सकता है। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली भाग 3। मैं पूरा आपको विवरण ही बता देता हूँ। रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथावली भाग 3 पढ़िए, जिसमें साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष, लिख लीजिए कहीं पर प्रूफ के लिए या अपनी संतुष्टि के लिए आप लिखना चाहें तो लिख लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली भाग 3, साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष। वहां पर जब आप पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष में, तो ये पूरा का पूरा कथन आपको हूबहू जैसा यहां दिया है ऐसा ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में पाया जाता है। वह प्रकृति का ग्रहण आलम्बन के रूप में हुआ है। यहाँ पर आपका स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, पहला सही होगा। अगर आपको नहीं पता है कि यह कहाँ से प्रश्न पूछा गया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़िए, कविता और सृष्टि प्रसार। लिखना है, लिख लीजिए, कविता और सृष्टि प्रसार, कविता और सृष्टि प्रसार आप पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा कथन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कवि वाणी से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। यहाँ पर भी आपका ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना की व्याख्या तर्क कर रहा है। मनुष्यों के रूप, व्यवहार या मनोवृत्ति के सादृश्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौड़ ही समझना चाहिए। प्राकृतिक वस्तु व्यापारों की नर संबंधी भावना को तीव्र करने में कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा ए। अब इसका कहाँ पर सोर्स है मैं वो भी आपको बता दूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध पढ़िए। कविता क्या है, कविता क्या है निबंध पढ़िए। हूबहू पूरा का पूरा कथन कविता क्या है निबंध से यहाँ पर दिया गया है, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। कविता क्या है, वहीं से ये पूरा का पूरा कथन हूबहू दिया गया है। आंगन के वंदनवार संस्मरण के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा विवेकी राय। तुंडालाट उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं, जिसका प्रकाशन आप देखेंगे तुंडालाट का प्रकाशन 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है? मोहनदास नैमिषारण की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा? मोहनदास नैमिषारण। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसकी किताब है? नामवर सिंह की है। नामवर सिंह की किताब है। ये भी यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है। कौए और काला पानी जो निर्मल वर्मा का है, ये भी यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। व्योमकेश दरवेश किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। रचना किसकी है? रचनाकार पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखना, विश्वनाथ त्रिपाठी। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का असंगत युग्म कौन सा होगा? एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है, खंजर नयन अमृतलाल नागर का है, फाल्गुनी मेहरुन्निसा परवेज का है। लेकिन अंतराल नाटक प्रभाकर माचवे नहीं, मोहन राकेश का है, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ है। मोहन राकेश। गलत है तो क्यों गलत है ये भी आपको जानना जरूरी है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित रचनाकारों का कौन सा युग्म असंगत है? गलत कौन सा है? अब यहां पर आप देखिए गलत कौन सा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, तिरस्कृत इनका नहीं है, सूरजपाल चौहान का है। सूरजपाल चौहान का है। डी देखें, मोहनदास नैमिषारण का मेरे दिन मेरे वर्ष नहीं है, मेरे दिन मेरे वर्ष एकांत श्रीवास्तव का। एकांत श्रीवास्तव
तो यहाँ पर सी और डी दोनों गलत हैं, सी और डी दोनों गलत हैं, ध्यान रखिएगा, सी और डी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, अरस्तु द्वारा प्रस्तुत दुखांत के अंगों का सही क्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए, सबसे पहले कथानक, फिर चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य, ये दिया गया है। निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखें, ग्रियर्सन कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि सी का आपका दूसरा, सी का दूसरा किस में मिल रहा है? डी में मिल रहा है। तो यहीं से सबको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा कि उत्तर हो जाएगा डी। आंखों देखा पाकिस्तान जो कमलेश्वर की रचना है, ये भी यहाँ पूछा गया कई बार। टीजीटी, पीजीटी जैसी छोटी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप देखें, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र है, मंजूर एहतसाम का सूखा वरगद है, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, कृष्णा सोबती का समय सरगम है। तो इस तरीके से आपका उत्तर बन रहा है डी, उत्तर बन रहा है आपका सी। 4, 3, 2, 1। एक फूल की चाह कविता किसकी है? तो सियाराम शरण की है। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह किसका है? रघुवीर सहाय का है। सीढ़ियों पर धूप, ये भी बहुत साधारण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको बता दें, या तो सीधे मिलान करके उसके बाद में आपको बताएं, मिलान कर लीजिए पहले, अगर मिलान करना है तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। तो इस तरीके से आप मिलाएं, आचरण की सभ्यता देश की का ये निराला है, ये सरदार पूर्ण सिंह का है। तो इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा बन रहा है? डी बन रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 देखें। तुम चंदन हम पानी, लिख कागज कोरे, साहित्य और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, मिलान कर लीजिएगा। 2, 3, 4, 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है, मधुरेश का आलोचना का आकाश, आलोचक का आकाश होना चाहिए, आलोचना नहीं, आलोचक का आकाश होना चाहिए। चुका भी हूँ मैं नहीं, शमशेर बहादुर सिंह का है। इन दिनों अशोक वाजपेयी का नहीं है, कुंवर नारायण का है, कुंवर नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय शामिल नहीं है, क्योंकि ये दूसरे सप्तक में है, तार सप्तक में नहीं है, दूसरे सप्तक में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, माटी की मूर्तें जीवनी नहीं है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें जीवनी नहीं है। अब इसके बाद जो यह गद्यांश दिया गया है, यूजीसी नेट की परीक्षा में जून 2008 के पेपर को आप उठाकर देख लीजिए। जून 2008 का पेपर यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट जून 2008, और यह पूरा का पूरा पैराग्राफ वहाँ पर गद्यांश से पूछा गया है। तो इनके जो प्रश्न हैं, गद्यांश आपने पढ़ ही लिया होगा, उसी पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 66 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। 67 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। कुछ लोग जल्दबाजी में सरास्ता और कोमलता लगा दिए हैं, उत्तर भी लोगों ने भेजा था, कई लोगों ने बताया भी था कि मैंने सर गलती से लगा दिया। उत्तर डी हो जाएगा, कटुता और मधुरता। प्रश्न संख्या 68 का उत्तर हो जाएगा बी, केवल सरलता और मृदुता के बीच तालमेल सामंजस्य करता है।
69 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, अधर्म के पराभव और धर्म की जय। 70 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, रहस्य की आध्यात्मिकता। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं और जो उत्तर बताया गया ये भी आपको कैसा लग रहा है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। साथ ही आज ही से हमारे यहाँ नया बैच भी शुरू हो गया है। यदि आप नए बैच के लिए जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, अगली परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। यूपीएचएससी हायर के लिए जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कि भारत के हिंदी भाषी जितने राज्य हैं वहाँ पर जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती हैं उन सभी के लिए, चाहे वो आरपीपीएससी का हो, चाहे एचपीपीएससी का हो, जेपीपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, सबके लिए हमारे यहाँ आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं। कुछ लोग डेमो के लिए कहते हैं, बहुत सारे वीडियो पब्लिश है। आप जाइए, देखिए, 2, 10, 20, 50 वीडियो देखिए। जब आप संतुष्ट होइए फिर आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। एक एक चीज़ें आपको एक एक सोर्स के साथ बताई जाती हैं कि कहाँ से क्या है और कौन से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज इस एचपीपीएससी के पेपर में साहित्य से, गद्य साहित्य से और पद्य साहित्य से यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से जो 70 प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको दिया। बाकी इसके अलावा जो व्याकरण के 30 प्रश्न हैं, व्याकरण और जीएस के जो 30 प्रश्न हैं, इन 30 प्रश्नों पर अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। बाकी यह प्रश्न कैसे मिले अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें जिससे आपको दूसरा भाग भी उपलब्ध कराया जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी दिन ऐसे ही पब्लिश वीडियो के साथ। यदि आपका कमेंट आता है अगले पार्ट के लिए तो अगला पार्ट भी आप लोगों को कल उपलब्ध कराया जाएगा।